कि आज एक बार कहें, आखिरी बार कहें, क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। मंदिरों मस्जिद की या किसी इमारत की, माटी तो लगी उसमें भाई मेरे भारत की। लहू था हिंदू का, अल्लाह शर्मिंदा रहा। मरा मुसलमान तो राम कब जिंदा रहा। बिखरे बिखरे हैं सभी, आओ एक घर में रहें। क्या पता तुम न रहो, क्या पता हम न रहें। नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हर कोई एक अलग किस्म के तनाव, स्ट्रेस और टेंशन में जी रहा है। किसी को परिवार की, किसी को सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, तो कोई बिजनेस की परेशानियों से जूझ रहा है। कई बार ऐसा लगता है जैसे हमारी मुस्कुराहट, हमारी हंसी के ठहाके कुछ गायब से हो गए हैं। ऐसे में आपको हंसाने के लिए, आपकी खोई हुई मुस्कुराहट को वापस लाने के लिए कुछ लोग दिन रात काम करते हैं। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे जिसका एक अपना अलग अंदाज है। चेहरे पर गंभीरता है, लेकिन शब्दों में और बातों में हास्य टपकता है जो आपको गुदगुदाता है। सीरियस फेस उनका सिग्नेचर है और जब बोलते हैं तो अपने आप हंसी छूट जाती है। हम आपको मिलवाने वाले हैं पद्मश्री हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा से, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के कैरियर पर। आज उनका 80वां जन्मदिन है। हमारे साधना परिवार की ओर से उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा अपनी सादगी और भदेस व्यंग के लिए जाने जाते हैं। हरियाणा के नांगल चौधरी में वर्ष 1945 में जन्मे सुरेंद्र शर्मा को टीवी पर सुनना अपने आप में एक अलग अनुभव देता है। कविताओं के साथ वो गद्य भी लिखते हैं। अब तक उनके कई व्यंग लेख संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें बुद्धिमानों की मूर्खताएं, बड़े बड़ों के उत्पाद और मानसरोवर के कौवे काफी पढ़े जाते हैं। व्यंग और हास्य की तीखी चुभती कविताएं सुनाते समय वे साधक की तरह तटस्थ है, निर्विकार चट्टान की तरह अडिग रहते हैं। आज प्लस माइनस कार्यक्रम में हमारे चेयरमैन राकेश गुप्ता आपको मिलवा रहे हैं हास्य कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा से। शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। आपने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन की। आप कविताओं के फील्ड में कब और कैसे आए? वहीं कॉलेज के टाइम में ही मैं पॉपुलर हो गया था। कविता के क्षेत्र में नहीं, वैसे स्टूडेंट्स के बीच में लोकप्रिय था मैं। किसी से भी बोलने से पहले ये सोचना पड़ता था कि इसका जवाब ये देगा, उसका जवाब मेरे पास हो तो बोलूँ, नहीं तो। और सुबह से शाम तक यही काम रहता था। तो एक साल फेल हुआ। अच्छा, फेल हुए? तो घर से डांट पड़ी होगी? नहीं, घर वालों को, फादर को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता था। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तहान कोई कुंभ का मेरा जो 12 साल बाद आएगा अगले साल दे लेगा। तो उस मामले में फिर कभी मुझे ये ध्यान नहीं कि कभी पिता या माँ में से कोई स्कूल बुलाया गया हो या गया हुआ हो या एडमिशन के लिए गए हो, कहीं कुछ नहीं। कई सालों से आप कविता पाठ कर रहे हैं, देश में भी विदेशों में भी, सब जगह, और आपका एक अपना टिपिकल स्टाइल है, टिपिकल अंदाज है। आप अपने आप को सीरियस रखते हुए कैसे लोगों को हंसाते हो? मेरा मानना है कि हमें हर काम सीरियसली करना चाहिए, चाहे हंसी का ही हो। हम सीरियस कामों को भी हंसी में करते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। पति पत्नी की खट्टी मीठी तकरार को, नोक झोंक को आप घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर मंच पर ले आए, और अक्सर पत्नी को आप टारगेट बनाते हो। तो घर जाते हो तो पत्नी से क्या रिएक्शन मिलता है आपको? जो सारी कमाई खाएगी उसी के ऊपर कटाक्ष किया जाएगा, और किस पर किया जाएगा। तो घर पर भी तकरार होती होगी कि आपने मेरा मजाक उड़ाया? बात का, जब कमाई सारी वही ले रही है, मैं तो उसकी तरफ से डेपुटेशन पर काम कर रहा हूँ। कमाई उसको दे देता हूँ, बाद में वो हफ्ते का खर्चा जो मुझे देती है उसे घर चला, अपना खर्चा चला लेता हूँ। कवियों का एक दौर था। शैल चतुर्वेदी, काका हाथरसी, अल्लड़ मुरादाबादी, जयमिनी हरियाणवी। एक अलग तरह का संदेश मिलता था। आज उसमें एक नया परिवेश आ गया है। उसमें कभी चुटकुले, कभी फूहड़ता नजर आती है। आपको क्या लगता है? जब व्यक्ति का स्तर गिरता है, उस व्यक्ति में से कोई राजनीति में जाता है, कोई धर्म में जाता है, कोई काव्य के क्षेत्र में जाता है, कोई मीडिया में चला जाता है। जब स्तर ही गिरा हुआ है तो जहाँ भी जाएगा उसका भी स्तर गिरेगा। आप ये नहीं कह सकते कि कविता का ही गिरा। एक का स्तर बता दो जिसका ऊंचा हुआ हो।
मखौल उड़ाना और हंसी की बात करना अलग बात है। कपिल शर्मा किसी को खड़ा करता है, चाहे बुजुर्ग हो, तो उसकी मखौल उड़ाते हैं, तो वो हास्य नहीं है, उपहास है। वो कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, लेकिन नंगेपन की कमाई मत करो। बहुत अच्छा। अब स्थितियाँ हैं कि हम नंगेपन की कमाई करें। रामायण के समय में ऐसे लगता था जैसे पूरे देश के अंदर कर्फ्यू छा गया, सारे काम बंद हो जाते थे। आज उस लेवल का कोई सीरियल बन रहा है? आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि आज पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, पतन हो रहा है। आप कविताओं के माध्यम से उसको कैसे ठीक रखने की कोशिश करते हैं? मैं कविताओं के माध्यम से कहता हूँ, बहुत कुछ कहता हूँ। सब लोगों को कहता हूँ, बच्चों को इतना लायक मत बनाओ कि आप उनके लायक नहीं रहें। कैश इन हैंड अच्छा होता है, कैश एट बैंक अच्छा थोड़ी है। किसी का बेटा चला जाए अमेरिका, कहीं भी ऐसे भी सीन देखें कि बाप यहाँ अकेला, बुढ़िया यहाँ रह रहे हैं, मर्डर कर दिया नौकरों ने, घर के ही नौकर ने कर दिया। मर्डर नहीं गया तो मर गए तो पता ही नहीं लगा। 2 दिन तक पड़ोसियों को जब बदबू आई तब पता लगा कि मर चुके हैं। इस मुल्क में अगर कोई सरकार ये कहती है मैं राम राज्य लाऊंगी, तो इसका मतलब देश को 5000 साल पीछे ले जाएंगे आप। क्या उससे बड़ी सोच नहीं आपके पास? राम राज्य से उनकी कल्पना ये है कि जैसे राम के राज्य में चोरी डकैती नहीं होती थी, हर एक को शिक्षा मिलती थी, हर एक को स्वास्थ्य मिलता था, पारिवारिक मूल्य थे। आप कह रहे हैं, पर ये किस किताब में लिखा है? ये तो आपकी कल्पना है ना। पूरी रामायण तो तुलसीदास जी की अयोध्या में से आगे वापस खत्म। राम राज्य कैसा चला, कैसा कानून व्यवस्था थी, कैसी अर्थव्यवस्था थी, उसके ऊपर कोई किताब नहीं है। वाल्मीकि उसको आगे तक ले जाते हैं, जो सीता के त्याग तक ले जाते हैं, उसमें भी कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। मुझे एक किताब बताओ जिसमें ये लिखा हो कि उस समय अर्थव्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी। ये हमारी कल्पना है, कहीं इस मामले में कोई वो नहीं। और मैं अभी भी कहता हूँ बेस्ट युग कलयुग है। आज से पहले जितने भी युग रहे वो एक व्यक्ति के युग थे, चाहे वो राम का रहा हो, चाहे वो कृष्ण का रहा हो, है एक व्यक्ति के युग थे। और इस सतयुग में, इसी युग में हमारे भारत के अंदर बुद्ध हुए, महावीर हुए, नानक हुए, कबीर हुए, मीरा हुई। एक एक का चरित्र 1000 गुना बेहतर था और कोई लालसा वाला नहीं था। और दूसरे नाते उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूँगा। उनकी हानि हुई इसलिए अवतार लिया, हमारे नहीं हुई तो नहीं लिया। आपको लगता है आज धर्म की हानि नहीं हो रही? इतनी नहीं हो रही जितनी तब हुई होगी। एक छोटा सा मुल्क अमेरिका को कह देगा मैं नहीं मानता आपकी बात। ये आपकी बहुत अच्छी सकारात्मक सोच है आज के सिस्टम्स के लिए, आज के समय के लिए। ऐसे में लोगों को धर्म की अच्छी प्रेरणा मिल सके, वो धर्म के मार्ग पर चल सके, इसके लिए आप कविताओं के माध्यम से क्या करते हैं? बेसिकली क्या है, हम धार्मिक नहीं हैं, हम धर्मांध हैं। और धर्मांधता धार्मिकता का उल्टा रूप है। मैं सबसे कहता हूं धर्म को कंधे पर बैठाकर राजनीति में आओ, धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति में मत आओ। धर्म, शिक्षा, राजनीति और चिकित्सा ये सर्विस है। हमने इन्हें इंडस्ट्री बना दिया, सेवा की बजाय उसको बिजनेस बना दिया। बड़े बड़े उद्योगपति पहले स्कूल खोलते थे, कॉलेज खोलते थे ताकि बच्चों को पढ़ा सके। अब इसलिए खोल रहे हैं ताकि वो उससे कमा सके। हॉस्पिटल को पहले डिस्पेंसरी खोलते थे, औषधालय खोलते थे, इसलिए खोलते थे कि वो कमा सके। उनकी कमाई के अंदर एक खाता होता था इतने प्रतिशत समाज सेवा का, धर्म के नाम पर, इस नाम पर, उसमें से जाता था। अब तो
हॉस्पिटल भी खोलेंगे, उसमें भी एक हिस्सा इस बात पर नहीं जाता कि समाज सेवा का काम करेंगे। वो इंडस्ट्री बना दी है इन्होंने। राजनीति वाले धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म वाले राजनीति की बात कर रहे हैं। तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे यार? हर कोई दूसरे का काम कर रहा है। न्यायपालिका कार्यपालिका को बता रही क्या करना चाहिए, कि ये काम 10 दिन में होना चाहिए। वो ये नहीं देख रही तेरे 40 साल के मुकदमे क्यों पेंडिंग पड़े। आपने पारिवारिक मूल्यों के बारे में बताया कि बहुत ह्रास हुआ है, धर्म के बारे में भी बताया। राजनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? राजनीति में पहले नीति थी, फिर कूटनीति आई, अब राजनीति में सिर्फ कूटनीति बची है। नीति तो दूर दूर तक इसमें गायब हो गई। मेरे विचार में इस देश की राजनीति को सिर्फ जनता सुधार सकती है। हमारा एक ही अपराध रहा कि हमने पार्टियों को वोट देना शुरू कर दिया। अगर हम अच्छे व्यक्ति को वोट देना शुरू कर देते तो हर एक पार्टी वाले अच्छे व्यक्ति को टिकट देना शुरू कर देते। फिर इस मुल्क में पार्टियां चुनाव हारती, मुल्क कभी भी चुनाव नहीं हारता। अब दिक्कत यही है, हर चुनाव में मुल्क हार जाता है, राजनीति जीत जाती है। मैं एक और कहता हूँ, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बड़ा अपराध किया, जो एक जातियों के प्रति एक भेदभाव पैदा किया। मैं उन सबसे पूछता हूँ, अगर राम सबरी के झूठे बेर खा सकता है तो सबरी राम के मंदिर में क्यों नहीं जा सकती है? वो तो झूठे बेर खा रहा है, आप उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाएंगे। वही सबरी राम के मंदिर में भी नहीं जाएगी। कौन सी नीति और कौन सा धर्म कहता है उनको? किस बात के धर्म के पोषक है? धर्म के विरोधी लोग हैं वो, जो आदमी को आदमी नहीं मानते। शर्मा जी, आजकल जो भी कोई पॉपुलर फेस हुआ, चाहे वो धर्म के क्षेत्र का हो, चाहे फिल्म का हो, चाहे खेल का हो या योग का हो, वो जनरली अपनी पर्सनैलिटी को कैश करने के लिए राजनीति में जाते हैं। आपके भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिलों में आपने अपना स्थान बनाया हुआ है। आपका राजनीति में जाने में कभी इंटरेस्ट रहा? नहीं, मुझे पहले कहीं भाजपा के लिए निमंत्रण मिला था सन 78 में। फिर राजीव गांधी जी ने काफ़ी चाहा मुझे, तो उनको मैंने कह दिया था कि नहीं मैम। उन्होंने कहा तुम राजनीति में आ जाओ। मैंने उनसे कहा, मैंने आपसे कब कहा कि आप कभी सम्मिल कविता पढ़ने आ जाओ? भाई मैं अपने फील्ड का बादशाह हूँ, तो आपके यहाँ चपरासी क्यों बनूंगा? बहुत अच्छी बात। वहाँ क्यों जाऊँगा? जो गए राजनीति में फिल्म वाले, क्या दुर्गति हो रही है उनकी। पहले भीड़ उनके पीछे भागती थी, अब वो भीड़ के पीछे भागने लग गए। तो आदमी जिस क्षेत्र में है उसमें अपनी ऊंचाइयां प्राप्त करे। करप्शन मुझे कोई बुरी नहीं लगती। वी शुड बी हैव करप्टेड द करप्शन। कि मैं कीड़े मारने की दवाई लाया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। कीड़े नहीं मरे तो करप्शन है यार। मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। आप 800 करोड़ का चारा खा लो यार, 2400 करोड़ का दूध दो। कंट्री डोंट वांट ए ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर, कंट्री वांट ए कैपेबल प्राइम मिनिस्टर। शर्मा जी, आप लोगों को हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए, हंसी के ठहाके लगाने के लिए जाते हैं कार्यक्रमों में। कई बार ऐसा भी मौका आया होगा कि आप बहुत टेंशन में गए, किसी भी कारण से आपके मन में टेंशन, और वहाँ जाकर के आपको कविता पाठ करनी पड़ रही है? हाँ, हुआ है। मेरे बम्बई में लगभग 200 नाइट हुई, सुरेंद्र शर्मा 4 लाइना करके। उसमें 4 लोग होते थे, मैं होता था, एक श्याम ज्वालामुखी और एक आस्करण अटल, वो अभी जिंदा है। श्याम ज्वालामुखी बॉम्बे बम ब्लास्ट में उसकी डेथ हो गई, और शरद जोशी हमारे व्यंग के बहुत बड़े, अब मेरे से सीनियर भी थे, बहुत बड़ा नाम भी था, तो उनको कैसे रखूं, तो उनकी अध्यक्षता कर देते थे। मेरा शाम को बिरला में शो था और मैं सुबह बम्बई पहुंचा तो 10 बजे पता लगा शरद जोशी की डेथ हो गई। घर गया, शमशान घाट गए, सारा क्रियाक्रम करके 6 बजे शाम को बिरला में पहुंचा हाल में। 3 के साथ कार्यक्रम किया। वो मेरे लिए बहुत संकट की घड़ी थी। खूब हंसाए लोगों को और आखिर में ये कह करके ख़त्म किया मैंने
कि जिसके कंधों पर मेरा ये शो चलता था उसको कंधा देकर मैं आपको हंसाने आया हूँ आज। बहुत खूब। मुझे लगता है आप कई तरह की सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं जिनके द्वारा आप कहीं ना कहीं समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं। वो मैं मानव हूँ, मनुष्य हूँ, तो करना मेरा फर्ज है। नहीं करूँ तो मेरा गलती है, फिर मैं इंसान कहलाने लायक नहीं। अगर मैं मानव हूँ, इंसान हूँ, तो ये तो मेरा फर्ज है, मेरा कोई गुण थोड़ी है। मैं ना करूँ तो ये मेरा अवगुण है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, अब मेरे सक्षम हूँ तो ये कोई मेरा गुण नहीं है, नहीं करूँ तो ये मेरा अवगुण है। आपके हजारों लाखों की संख्या में दर्शक हैं, आप कोई भी बात उनको कहते हैं तो उनके दिल तक उसको छूती है। तो आप कौन सा संदेश जनरली अपने दर्शकों को देते हैं, हास्य के अलावा उनको एक अच्छे संस्कार मिल सकें, इस दृष्टि से क्या करते हैं? एक तो संदेश यही देता हूँ कि जितने भी संदेश देने वाले हैं उनसे बचकर रहो ताकि अपने निर्णय खुद ले सको, अपने रास्ते बनाओ। शर्मा जी, आपके कार्यक्रमों की शुरुआत होती है 4 लाइनों से। हम कार्यक्रम का समापन करेंगे आपकी 4 लाइनों से। 4 लाइन पहले तो सुना देता हूँ। हमने अपनी पत्नी से कहा, तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारण के अधिकारी, इसका अर्थ समझती है समझाएं। पत्नी बोली, इसके अर्थ तो बिल्कुल ही साफ हैं, इसमें एक जगह मैं हूँ, 4 जगह आप हैं। बहुत सुंदर शर्मा जी, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। आपका कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सुरेंद्र शर्मा जी कहने को तो हास्य कवि हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सी गंभीर बातें कही हैं और बहुत से विचारणीय प्रश्न भी हमारे लिए छोड़े हैं। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।